जब आप पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को तो आपके मन में ख़्याल आना चाहिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैटर और एनर्जी। तो यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी क्यों एग्जिस्ट करती है? अगर मैटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ही क्यों ज़रूरी है? क्यों केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते? लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड गैस में ही मौजूद है सभी सब्सटेंस, तो हमको केमिकल क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इन चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप इससे अच्छा अगर कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए, हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ। अगली वीडियो में हमने बात किया था कि यूनिवर्स में कितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। यानी कि मैंने बोला था कि हर एक पे वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, तो मैंने अभी अभी हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैटर के अंदर फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, जो दो तरीके से हम कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। उसको डिटेल में केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, यानी कि मैटर होता क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स ग्रुपिंग मैटर बेस्ड ऑन हाउ एंड व्हाई मैटर अट्रैक्ट विद अदर मैटर। अगर दूसरा डेफिनेशन हम देखें तो दूसरा डेफिनेशन आप यह देख सकते हैं, इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग इन इट्स सब्सटेंस। मतलब कि मान लीजिए सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? अगर आप सॉलिड के देखते हैं तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि वो जल्दी घुलता नहीं है। अगर बर्फ़ को आप ले लें और उसको पिघलाने की कोशिश करें बगैर किसी हीट के, यानी कि धूप में रख दें, तो कुछ टाइम तक वो पिघलते रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर पिघलेगा वो, एक बैग वो पिघल नहीं जाएगा। तो उसके अंदर एक फोर्स होता है, वो क्यों, उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स में लगने वाले जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, उसको हम इन सभी चीज़ों को फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में मैटर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक हम चलते हैं मैटर के बारे में। आखिर मैटर होता क्या है? हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, मैटर मैटर मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जिसके पास मास है और वॉल्यूम है तो वो मैटर कहलाएगा, जैसे कि वाटर, एयर, बुक, स्टोन। तो फिर मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी चीज़ जिसके पास, चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा चीज़ समझते हैं। मैटर जो है कि, तो वो हमने पढ़ा कि मैटर जिस वो होता है जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है। लेकिन तो ये बताओ मुझे कि लाइट और साउंड क्या है फिर? लाइट और साउंड क्या होता है? अगर हमने ये पढ़ा कि वाटर वाटर हमारा कहलाएगा मैटर कहलाएगा, एयर का मैटर कहलाएगा, ठीक है, वो चीज़ जिसके पास मास और वॉल्यूम होती है। तो लाइट और साउंड क्या कहलाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। एंड नेक्स्ट चलते हैं मास की तरफ। अब हमने इसमें पढ़ा ना, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली हम इसको डिकोड करते हैं कि बहुत को अभी तक ये नहीं पता होता है कि मास क्या होता है। वो समझते हैं कि वेट को कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेट अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। बट हमको इतना समझ लो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतना ज़्यादा मास होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मासेस की तरफ। यानी कि अगर आप डिफिनेशन समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, यहाँ पे स्किप कर दीजिए, आपको डायरेक्टली वो उन चीज़ों को समझने की दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मासेस क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप्स आता है हमारे पास, सबसे पहला टाइप्स आता है, जो टाइप्स ऑफ मासेस है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रेस्ट मास। अब ये रेस्ट मास क्या होता है? ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ये 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एंड ये 9th में कोई भी डिटेल में नहीं पढ़ाता आपको, 9th-10th में या फिर जूनियर सीनियर क्लास के रिलेटेड ही है। इट इज़ द एक्चुअल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट रेस्ट नॉट मूविंग। अगर कोई मास रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उस पर जो उसका जो मास होगा उसको हम रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, रिलेटिव मास मीन्स कंपेयरिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अदर। मान लीजिए हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, एक बॉल हेवी है एक बॉल लाइट है, तो इनके इसमें कितना ज़्यादा मास होगा, किसमें ज़्यादा, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक रुई है, ठीक है, तो उसका मास आप कंपेयर कर रहे हैं एक स्टोन से यानी पत्थर से, तो आप उसका मास और उसके मास में अंतर होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम रुई को भिंगा दें, अगर पानी में डुबो देते हैं, तो क्या उसका मास बढ़ेगा? आप ज़रूर बताना।
ठीक है, आप इस चीज़ पर सोचो, अगर जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो पहले उसके बारे में सोचो कि आखिर वो हो क्यों रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला जो बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें 3 तरीके से आपको मेनली पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो 9th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में जो पढ़ना है, 9th क्लास में आपको जो पढ़ना है वो है प्लाज्मा एंड BEC, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट में पढ़ना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि SLGBP, इससे आपको वो सभी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी अगर ये आप याद करना चाहते हैं। लेकिन आपको मेनली 3 ही रिवीजन करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ डेफिनेशन सीरीज़ को देख रहे हैं, तो फिर हम इसमें सब चीज़ का डेफिनेशन देखेंगे, बाद में हर एक के बारे में डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड के पास। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। मान लीजिए कि अगर आप आइस है तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। आपके पास बुक है तो क्या उसका बुक छोटा हो जाएगा? नहीं। उसका जो 100 ग्राम का वजन होगा वो 100 ग्राम ही रहेगा। आप उसको 1 साल बाद निकालिए, 10 साल बाद निकालिए, लेकिन उसी चीज़ को अगर लिक्विड में देखते हैं, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। अगर हम मान लें 100 ग्राम हमारे पास पानी है, तो उसको अगर हम 10 किलो के कंटेनर में डालेंगे, 10 kg का कंटेनर है, तो क्या उसका वॉल्यूम जो होगा वो तो उतना ही रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा, 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। उसका शेप कैसा हो जाएगा? वो 10 किलो वाला जो कंटेनर था उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। लेकिन गैस के पास आते हैं, गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम और नॉट डिफिनिट शेप, यानी कि उसके पास ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ना ही उसका कोई डिफिनिट शेप होता है। आप जैसे एक किसी रूम में एक गैस को लिख कर, LPG गैस को छोड़ दीजिए, आप उसको पूरा स्मेल पूरे घर में महकने लगेगा। तो इस वीडियो में हमने बात किया था किसके किसके बारे में, हम रिकैप कर देता हूँ एक बार में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर होता क्या है, मैटर क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मैटर आखिर फिजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, कि उसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एक दूसरे मैटर से क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों उनको उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, उनके बिहेवियर क्या होंगे। अब मैंने बात किया था मैटर के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, एंड किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो मैटर कहलाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर सब चीज़ के पास मैटर है तो लाइट और साउंड के पास मैटर क्यों नहीं है? इस चीज़ का जवाब आप मुझे बताना ज़रूर। अब आते हैं मास के पास। मैंने मास बताया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी सिंपल भाषा में ऐसे याद कर सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट में जितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट होगा वो आपका मास कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मासेस, रेस्ट मास एंड रिलेटिव मास। रेस्ट मास वो मास होता है जो कि वो रुका हुआ होगा, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा उसको रेस्ट मास कहेंगे। और रिलेटिव मास यानी जी किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना, उसको हम रिलेटिव मास कहते हैं। वॉल्यूम क्या होगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास उसकी क्षमता है कि वो किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि उसको उसके पास वो है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे लेंथ ब्रीथ, वो सॉरी उस चीज़ के पास लेंथ होगा, ब्रीथ होगा, हाइट होगा, तो उस चीज़ को हम वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अब मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और जो आपको 9th में पढ़ना है वो प्लाज्मा और BEC के बारे में सिर्फ जानना है। प्लाज्मा और BEC क्या होता है उसके बारे में जानना है। मेनली 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपको आगे भी पढ़ना है। सॉलिड हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नाइदर डिफिनिट शेप, सॉरी सॉलिड हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड का डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है, जबकि लिक्विड के पास सिर्फ डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट उसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होगा। लेकिन गैस के पास दोनों में से कुछ नहीं होता, ना ही उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ना ही उसके पास डिफिनिट शेप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप के मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए। अगर जैसे मैंने एक एक चीज़ को जो बताया है तो आप उसके ऊपर सोचें। आपको अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, हम उसको पर्सनली उसको समझाएंगे। ठीक है, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन, आखिर फिजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, मतलब करना क्यों चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये चीज़ आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अगर सवाल नहीं आ रहा है तो फिर आपका कोई काम का नहीं है।